हेलो गाइस, दिस इज यश। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य। और इसको हम लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहानी की तरह पढ़ेंगे। और आखिरी में मैंने PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, जिसे आप सभी लोगों को जरूर लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हम लोग यूरोपियन कंपनियों का आगमन पढ़ चुके हैं। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जिसमें हम लोगों ने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, कर्नाटक का युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध को समझ लिया था। और ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मिल जाएंगी। और इसके बाद अंग्रेज़ों के सामने सबसे बड़े जो दुश्मन आते हैं वो है मराठास। तो अब होता है आंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद आएंगे सिख, जिससे युद्ध होगा आंग्ल सिख युद्ध। इसके बाद फिर जो भी युद्ध होंगे उनको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो आंग्ल मराठा युद्ध को समझने के लिए आपको मराठा साम्राज्य की हिस्ट्री पता होना चाहिए, क्योंकि इस साम्राज्य को आप लोग मिडिवल हिस्ट्री में मुगलों से संघर्ष करते हुए भी देखते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो मराठाओं का उदय कैसे हुआ और छत्रपति शिवाजी के बारे में। देन इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी, जिसमें छत्रपति काल और पेशवाओं का काल आएगा। और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग समझ पाएंगे आंग्ल मराठा युद्ध। तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इन दोनों वीडियो से ही आपके बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मराठाओं के उदय से और छत्रपति शिवाजी। मिडिवल हिस्ट्री में कुछ लेखक थे जैसे कि अल बरूनी, जिन्होंने तारीख़ हिंद या तहकीक हिंद बुक लिखी, और इब्न बतूता, जिन्होंने रहला नाम की बुक लिखी। इन्होंने मराठाओं का उल्लेख किया है। और 16वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1572 के आसपास उत्तर में मुगल साम्राज्य था और दक्षिण में थी दक्कनी सल्तनत। और ये दक्कनी सल्तनत 5 भागों में बटी हुई थी। पहला तो अहमदनगर, जो कि मलिक निजाम शाह के अंडर आती थी। दूसरा बेरार, जो कि फतेह उल्लाह इमाद उल मुल्क के अंडर आती थी। इसके बाद गोलकुंडा, जो कि कुतुब उल मुल्क के अंदर आती थी, इसे कुतुब शाही भी कहा जाता है। इसके बाद बिदर, जो कि काशिम बारिद या बरीद के अंदर आती थी। इसके बाद थी बीजापुर, जो कि आदिल शाह के अंदर आती थी। तो इन्हीं सल्तनत में मराठी भाषा बोलने वाले कई समूह हुआ करते थे, जिसमें जादव, जो कि सिंडिकेट से बिलोंग करते थे, भोसले, जो कि वेरुल से थे, और निम्बालकर, जो कि फल्टन से थे, गोरपड़े, जो कि मुडोल से थे। ये जो ग्रुप थे ये आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन थे। और जो शिवाजी की माँ थी जीजाबाई, वो सिंडिकेट से ही बिलोंग करती थी। ये भोसले ग्रुप से एक हुआ करते थे बाबाजी भोसले, जिनके 2 पुत्र थे, बिट्ठूजी भोसले और मालोजी भोसले। ये दोनों भाई निजाम शाही के शासन में काम करते थे, यानी कि जो अहमदनगर सल्तनत है वहाँ पर अपना सेवा दिया करते थे। और एक दिन निजामों पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया, तो इन दोनों भाइयों ने मलिक अंबर, जो कि निजाम शाही के CM थे यानी कि चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सहायता करी। और उनकी मदद को देखते हुए जो अहमदनगर के निजाम थे, उन्होंने इन दोनों भाइयों को पुणे की जागीर दे दी। तो अब ये जागीरदार बन चुके थे। जागीर का मतलब होता है भूमि, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड। और इस भूमि का जो अधिकारी यानी कि जो ऑफिसर होता है, जो कि वहाँ से टैक्स कलेक्ट करता है, उसे हम लोग जागीरदार कहते हैं। ये जागीरदार वर्ड, मनसबदार वर्ड और जमींदारी वर्ड, ये तीनों लगभग एक जैसे ही हैं, जिसका आप लोग आगे आने वाले लेक्चर में या पूरी हिस्ट्री में बहुत नाम सुनेंगे। तो अपने माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर रखना कि ये जो जागीरदार, मनसबदार और जमींदार होते हैं, ये उस जमीन से टैक्स को कलेक्ट करते हैं, ये एक ऑफिसर होते हैं। इसके बाद जो मालोजी भोसले हैं, इनके एक पुत्र थे साहूजी भोसले, और इनकी पत्नी का नाम था जीजाबाई। और ये जो साहूजी भोसले थे ये थोड़े स्मार्ट थे, ये अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही काम किया करते थे। ये अहमदनगर और बीजापुर ये दोनों के शासन में काम करते थे। इन्होंने अपने शासन में मुगलों से भी युद्ध लड़ा था। और इसके बाद इन्हीं के पुत्र हुए छत्रपति शिवाजी। तो अब चालू होता है छत्रपति शिवाजी का शासनकाल। मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक शिवाजी को ही कहा जाता है। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में चुनार के समीप हुआ था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से
1640 में हुआ था। और इनके राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादोजी कोंडदेव थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादोजी कोंडदेव थे। और इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे, जिन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना करी थी। और ये अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित थे अपनी माताजी जीजाबाई से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, शिवाजी अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? उनकी माँ जीजाबाई से। चलिए अब हम लोग शिवाजी के जीवन को एक क्रोनोलॉजिकल क्रम से समझते हैं। सबसे पहले 1643 में साहू जी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान करी और स्वयं बीजापुर की रियासत में नौकरी करने लगे। 1644 में सबसे पहले 16 साल की छोटी सी उम्र में बीजापुर के तोरण किले को जीतकर फिर उन्होंने 1646 में रायगढ़ के किले को जीता। 1647 में दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद स्वतंत्र जीवन की शुरुआत की और कोंडाना चाकन का किला जीता। 1648 में पुरंदर के दुर्ग पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। 1649 में पिता को बीजापुर के आदिलशाही शासक से छुड़ाने के लिए मुगलों से संधि करी, जो कि असफल रही। इसके बाद वो कई दिनों तक शांत रहे, अपने आप को प्रिपेयर करते रहे। फिर 1657 में शिवाजी का पहली बार मुगलों से संघर्ष हुआ। इसमें मराठाओं को पीछे हटना पड़ा और उस टाइम जो मोरोपंत तिम्बक पिंगल थे, इनको पेशवा बनाया गया। पेशवा कौन होते हैं अभी थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को कहा कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेकर आओ। तो अफजल खां, जो कि बीजापुर का सेनापति था, जो कि शिवाजी को समाप्त करने के लिए प्रतापगढ़ के जंगल या प्रतापगढ़ के किले में अकेले संधि का प्रस्ताव रखा था। तो अफजल खां का शरीर सांड जैसा यानी कि हाथी जैसा बड़ा था। तो जब ये छत्रपति शिवाजी से मिलने के लिए गया तो उसने छत्रपति शिवाजी को गले लगाया। और जो छत्रपति शिवाजी थे वो तो स्मार्ट थे, तो ये अफजल खां उनको नहीं मार पाया क्योंकि वो पहले से ही प्रिपेयर होकर आए थे, क्योंकि उन्होंने कवच पहना हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी ने मौका देखा और भग्नके से जो अफजल खां था उसकी वाट लगा दी। तो अफजल खां अब अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके बाद 1660 में औरंगजेब ने प्रतिरोध में शाइस्ता खां के द्वारा आक्रमण किया और पुणे के किले को या पुणे को जीत लिया। इसके बाद 1664 में शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट की और इस लूट में से इन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। इसके बाद 1665 में औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए राजा जय सिंह को नियुक्त किया। राजा जय सिंह भी मनसबदार थे। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जागीरदार, मनसबदार, जमींदार ये लगभग एक ही होते हैं। राजा जय सिंह ने शिवाजी के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और अंततः 15 जून 1665 को राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच एक संधि हुई, जिसको पुरंदर की संधि कहा जाता है। और इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे दिए। और जो शिवाजी का पुत्र था संभाजी, उसको 5000 का मनसबदार नियुक्त कर दिया गया। मतलब कि अब उनका बेटा भी मनसबदार बन चुका था। इसके बाद जय सिंह के कहने पर शिवाजी 1666 में औरंगजेब से मिलने आगरा गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा कब गए थे? 1666 में। बट जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए तो औरंगजेब ने उन्हें इग्नोर कर दिया, मतलब कि उन पर ध्यान नहीं दिया। तो प्रतिरोध में शिवाजी ने औरंगजेब के साथ गैर अनुशासित व्यवहार किया, जिसके बाद औरंगजेब ने इन्हें बंदी बनाकर नज़रबंद कर लिया। बट शिवाजी तो स्मार्ट थे, वो वहाँ से भागने में सफल हुए। वो अपने बेटे और खुद एक बॉक्स में बंद हुए और वहाँ से भाग निकले। तो 1667 में जो शिवाजी हैं उन्होंने औरंगजेब की अधिकारिता या अधीनता स्वीकार कर ली और इसके बाद 1667 से 1669 तक वो चिल मोड में रहे। मतलब कि वो सही समय का इंतजार कर रहे थे, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। इसके बाद 1670 में सिंहगढ़ का युद्ध किया। ये सिंहगढ़ का युद्ध तानाजी मालासुर और उदयभान राठौर के बीच में हुआ था। कोंढाना
जगह पे। इसी को ही आपने तानाजी मूवी में भी देखा होगा, नहीं देखा तो आप जरूर देख लेना। तो यही 1670 में सूरत पर दोबारा इन्होंने हमला किया और लगभग सभी हारे हुए जो किले थे उनको जीत लिया। 1672 में सालेर का युद्ध हुआ और मुगल की सेना को इन्होंने हराया, पहली बार आमने सामने की लड़ाई में। इसके बाद 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शिवाजी के समय उनकी राजधानी क्या थी, तो वो थी रायगढ़। तो 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक काशी के ब्राह्मण विश्वेश्वर भट्ट, जिसे गागा भट्ट भी कहा जाता है, इन्होंने वैदिक विधान से संपन्न कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका राज्याभिषेक किसने करवाया था, तो विश्वेश्वर भट्ट ने करवाया था वैदिक विधि विधान से। और राज्याभिषेक के 11 दिन बाद ही जीजाबाई का निधन हो गया। अतः 24 सितंबर 1674 को शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि विधान से किया और ये राज्याभिषेक जो निश्चलपुरी के गोसाई थे उन्होंने कराया था। 1680 में रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद ही उन्होंने छत्रपति का पद धारण किया। छत्रपति जो कि संस्कृत का शब्द है, जो कि छत्रा जिसका मतलब होता है छत्र या छत्री, और पति का अर्थ होता है मास्टर, मालिक या शासक। मतलब कि छत्रपति इस प्रकार अपने अनुयायियों को छाया देता है और उनकी रक्षा करता है, ये होता है छत्रपति का अर्थ। इसके बाद राज्याभिषेक होते ही उन्होंने अपनी एक मुहर बनवाई और एक नया संवत चलवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्याभिषेक होते ही उन्होंने क्या क्या काम किया था। उन्होंने अपनी एक मुहर बनवाई थी और एक नया संवत यानी कि एक नया कैलेंडर चलवाया था। तो अब देखते हैं शिवाजी की एक राजा के रूप में मराठा साम्राज्य में क्या भूमिका रही। शिवाजी ने एक पॉलिटिकल यूनिफायर थे, मतलब कि उन्होंने जितने भी मराठा सरदार थे उन लोग को एक करने का प्रयास किया या एक करा, जिसके कारण उनकी आगे शक्ति या पावर बढ़ सकी। इसके बाद जो दक्कनी सल्तनत का जो मिसरूल था, मतलब कि वो अच्छे से शासन नहीं किया करते थे, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद ज्योग्राफी का इन्होंने भरपूर यूज़ करा और कई सारे दुर्ग बनवाए और ये जो कंडीशन थी ये कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करा, मतलब कि जो इसके कारण उनको अनुकूल वातावरण मिला जिसके कारण वो अच्छे से शासन कर पाए। इसके बाद जो वहाँ के भक्ति संत थे जैसे कि तुकाराम, रामदास हो गए, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा इनके जीवन पर। इसके बाद इन्होंने इकोनॉमी को भी अच्छे से मैनेज करा और सोने के सिक्के भी चलाए और इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसे बर्गीगिरी या छापामार युद्ध प्रणाली भी कहते हैं, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। मतलब कि उसकी एक तरीके से कह सकते हो प्रॉपरली शुरुआत करी। लेकिन अगर आप लोग देखोगे कि ये गोरिल्ला युद्ध पद्धति का गुण सबसे पहले कहाँ पर दिखा था, तो ये गुण जो है ये मलिक अंबर ने किया था। मलिक अंबर जो कि सीएम था बीजापुर का, जिसे हम लोगों ने शुरू में देखा था। ओके, तो ये इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज करा और काफी सफलता प्राप्त करी। इसके बाद शिवाजी का प्रशासन यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये बहुत ध्यान से सुनना है आपको, यहां से क्वेश्चंस बनता है। देखिए शिवाजी का जो राजस्व, मतलब कि उनका जो जितना भी रेवेन्यू था वो प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था और छत्रपति इनकी उपाधि थी और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी वो मराठी थी और इनका जो केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर अष्टप्रधान क्या था। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि अष्टप्रधान कहा जाता था, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि 8 मंत्रियों की ये परिषद हुआ करती थी, या ये 8 विद्वानों की सभा हुआ करती थी, या ये सर्वाधिक बहादुर सैनिकों का ग्रुप हुआ करता था, या शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकार हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर आएगा कि ये जो अष्टप्रधान था ये 8 मंत्रियों का एक परिषद हुआ करता था, मतलब कि काउंसिल हुआ करती थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अष्टप्रधान क्या था, ये 8 मंत्रियों का एक परिषद हुआ करता था। तो ये जो 8 मंत्री हैं इनको आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बनता है। तो सबसे पहले आता है पेशवा।
जिसको मुख्य प्रधान भी कहा जाता है, या इसको आप पीएम या प्रधानमंत्री भी कह सकते हो। ये संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करता था। इसके बाद आता है मंत्री, इसको बाकिया नवीस भी कहा जाता है। ये राजा की सुरक्षा व दैनिक कार्यों को लिखना वगैरह जो है ये काम करता था। इसके बाद आता है सचिव, जिसे शुरू नवीस भी कहा जाता है। तो पत्रों की भाषाओं को ठीक करना एवं आय व्यय में देखभाल करना, वो काम ये सचिव किया करता था। इसके बाद आता था अमात्य, जिसे मजुमदार भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में अमात्य की जगह मजुमदार भी लिखे तो आपको समझ जाना है दोनों का मतलब एक ही है। तो इनका काम क्या रहता था, ये राज्य की आय तथा व्यय की देखभाल करते थे। इसके बाद आते हैं सुमंत या दवीर, दोनों नाम एक ही हैं। तो ये विदेश मंत्री हुआ करते थे, जो कि विदेशी मामलों का लेखा जोखा रखते थे। इसके बाद आता है सेनापति, जिसे सर ए नौबत भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में। सेनापति को सर ए नौबत भी कहते हैं, जो कि सेना का प्रमुख हुआ करता था। इसके बाद आता है न्यायाधीश, जो कि न्याय से संबंधित कार्य को संभाला करते थे। और 8वें नंबर पर आता है पंडित राव, जो कि धार्मिक कार्यों से संबंधित थे या धार्मिक कार्य जो है संभाला करते थे। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो न्यायाधीश और जो पंडित राव हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी ये जितने भी हैं ये सारे युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे, मतलब कि युद्ध में भाग लिया करते थे। बाकी आप खुद ही सोच सकते हो कि एक न्यायाधीश या पंडित जो है वो युद्ध में उसका क्या काम। ओके, तो ये जो बाकी जो हैं ये युद्ध में पार्टिसिपेट किया करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनका जो ऑफिस हुआ करता था, ये ना तो हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत होता था और ना ही परमानेंट होता था। यहाँ के जो मंत्री थे उनका फ्रिक्वेंट ट्रांसफर हो जाता था, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, जो उसके योग्य होता था उसी को ही वो मंत्री पद दिया जाता था। और हर अष्टप्रधान के पास 8 असिस्टेंट हुआ करते थे। और आपको एक हायरार्किकल ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचा कौन हुआ करता था। तो सबसे ऊंचा पद हुआ करता था पेशवा का, देन उसके बाद आता था मजुमदार, फिर उसके बाद आता था सचिव, देन उसके बाद आता था मंत्री। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद उनकी भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, तो देखिए राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर हुआ करता था। और प्रारंभ में शिवाजी ने 1/3 भाग भू राजस्व वसूल किया। बाद में जब इन्होंने आंतरिक करों को समाप्त कर दिया, फिर 2/5 भाग भू राजस्व वसूल किया। उसके बाद राज्य की आय का जो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था वो चौथ था। शिवाजी यह कर पड़ोसी शत्रु राज्यों से वसूल करते थे और उस राज्य की आय का 1/4 भाग ये हुआ करता था। मतलब कि ये जो चौथ हुआ करता था, दूसरे राज्य जो कि उनके राज्य के नहीं थे, जो उनके पड़ोसी या शत्रु राज्य थे, वहां से ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे। इसके बाद एक और टैक्स हुआ करता था जिसे सरदेश मुखी कहा जाता था। ये भी पड़ोसी राज्यों से जो है कर लिया जाता था। तो ये पड़ोसी शत्रु राज्य से वसूल करते थे और ये राज्य की आय का 10वां भाग हुआ करता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरदेश मुखी और चौथ ये कौन से कर हुआ करते थे और ये कहाँ से वसूला करते थे, तो ये पड़ोसी शत्रु राज्य से कर को वसूला करते थे, चौथ और सरदेश मुखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो भूमि को नापने के लिए लाठी का यूज करते थे और इन्होंने भूमि को पैडी यानी कि मिट्टी की भूमि या ग्रीन फील्ड यानी कि घास की भूमि या हिली रीजन में डिवाइड किया हुआ था। शिवाजी ने जो देशमुख और देश पांडे थे उनकी जो पावर है उसको रिड्यूस कर दिया गया था। अब देखिए सेंट्रल लेवल पे हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन तो समझ लिया जो कि अष्टप्रधान हुआ करता था, लेकिन जो राज्य हैं और जो उसका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा हुआ करता था। तो ये लगभग मुगल साम्राज्य और जो दक्कन एडमिनिस्ट्रेशन है उसी के ही सिमिलर हुआ करता था, बट शिवाजी ने इनको रीऑर्गेनाइज करा और इनके कुछ अलग अलग नाम दिए। जैसे कि जो प्रांत था यानी कि जो राज्य था उसको प्रांत ही नाम रखा गया। इसका जो गवर्नर था उसको सूबेदार कहा जाता था। याद रखना है सूबेदार कौन था, वो गवर्नर था। और इसको सुपरवाइज करा जाता था बाय सरसूबेदार। ओके, इसके बाद राज्य में होते थे डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था तर्फ, तार्फ या तर्फ। इसका जो प्रमुख हुआ करता था यानी कि आप समझ लो कलेक्टर या डीएम जो हुआ करता था उसको हवलदार कहा जाता था, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करता था। इसके बाद आते थे सब डिस्ट्रिक्ट जिसे परगनास बोला जाता था। इसमें देश पांडे हुआ करते थे
जो कि अकाउंटेंट और रिकॉर्ड कीपर हुआ करते थे, और जो देशमुख हुआ करते थे वो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करते थे। ओके, इसके बाद आता है मौजाज। तो ये जो है ये विलेज को बोला जाता था, यानी कि गाँव को बोला जाता था। तो इसमें जो प्रमुख हुआ करते थे कुलकर्णी, जो कि अकाउंट एंड ऑर्डर रिकॉर्ड को जो है वो संभालते थे, और पाटिल जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करते थे। तो आप लोगों ने तो आप लोगों के कई सारे दोस्त होंगे, और आप में से भी कई सारे लोगों का सरनेम कुलकर्णी होगा, पाटिल होगा, देश पांडे होगा, देशमुख होगा। तो ये सब जो है ये मराठी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। ओके, और इनकी आर्मी कैसी थी? देखिए, ये जो है गोरिल्ला वॉरफेयर यूज़ करते थे, मतलब कि छापेमार तकनीक का यूज़ करते थे, रात में जो है अटैक किया करते थे। और इनका जो कैवलरी ऑफिशियल, मतलब कि जो घुड़सवारों का प्रमुख जो हुआ करता था सेनापति, उसको नायक कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है कि जो घुड़सवार का जो प्रमुख हुआ करता था उसको नायक कहा जाता था। ओके, इसके बाद ये जो मराठा कैवलरी यानी कि घुड़सवार जो सेना थी, ये दो पार्ट में डिवाइड थी। बारगिर्स, जो कि जिसको इक्विपमेंट वगैरह या जो पैसे या फंडिंग देता था वो स्टेट के माध्यम से दिया जाता था। और दूसरा होता था सिलादार, जिसको मेंटेन करा जाता था नोबलर्स द्वारा, यानी कि जो अमीर हुआ करते थे उस टाइम के, उनके द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जाता था। इसके बाद जो है मावली, जो कि फुट सोल्जर हुआ करते थे, जो कि मतलब हाथ में भाला लेके बस ज़मीन पे चल के लड़ते थे। ओके, तो और जो पीजेंट है, मतलब कि जो किसान हुआ करते थे, वो भी जो है फाइटिंग में पार्ट लिया करते थे। किसान भी जो है फाइट कर सकते थे। ओके, इसके बाद अगर आप लोग बात करोगे 1680 में लगभग 240 फोर्ट जो हैं वो बना दिए थे शिवाजी ने। तो ओके, ये पूरा उनका वो स्ट्रक्चर है, ये आप देख लीजिए। और देखिए, जो फोर्ट का इंचार्ज हुआ करता था, दुर्ग का जो इंचार्ज हुआ करता था, उसको किलादार बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और जो फोर्ट है उसके अंदर जो ऑफिसर हुआ करते थे, उनकी जो 3 ऑफिसर हुआ करते थे, उनकी जो है इक्वल रैंक हुआ करती थी, बराबर का पावर हुआ करता था, जिसमें सबीन, करदार और सर ई नौबत हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, और इन्होंने सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कोलाबा में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद अब आपके माइंड में ये तो आता होगा कि आखिर ऐसा कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ये जो मराठा साम्राज्य ये उदय हुआ, या इतना उत्कर्ष या इतनी ग्लोरी इसने गेन करी। तो कुछ ना कुछ तो कारण होंगे ही। तो उसमें से कारण था, एक तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के जो घने वन हैं उनसे ये बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, तो जिसके कारण दुश्मन इनको आसानी से हरा नहीं पाता था। जितने भी सह्याद्री माउंटेन थे, जो वेस्टर्न घाट वाला जो पार्ट था वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो इनको बहुत अच्छे से उसको पहचानते थे, और वहाँ पर अच्छे से ये व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर पाते थे। इसके बाद औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, जिन्होंने इनको उत्साहित करा उनके खिलाफ लड़ने के लिए। इसके बाद दक्कन सल्तनत का कमज़ोर होना, जिसका फ़ायदा उठाया। उसके बाद मराठा के जो धर्म सुधारक थे उनका प्रभाव पड़ा, और शिवाजी के जुझारू व्यक्तित्व, जैसे कि उन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ करा। ओके, तो ये जो कारण थे, ये इनके कारण मराठा जो है वो अपनी ग्लोरी पकड़ा या उत्कर्ष उसका बढ़ता रहा। तो ये कारण जो हैं ये पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछेगा कि उनके उत्कर्ष का क्या कारण था, तो आपको ये जो कारण बताएं, इनके अलावा अगर कोई और कारण दिखे तो आपको वो गलत होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिए, जैसे कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने करी थी? शिवाजी राव सिंधिया ने करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक था। शिवाजी को औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा कहा था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहाड़ी चूहा की उपाधि या पहाड़ी चूहा किसने कहा था? औरंगजेब ने शिवाजी को कहा था। शिवाजी को अंग्रेजों ने तोपें प्रदान करी थी। अब देखिए, आपको एक चीज़ और करना है, आप यूट्यूब पे सर्च करना छत्रपति शिवाजी भारत एक खोज। ओके, इसका 37वां और 38वां एपिसोड आपको देख डालना है, आपका बहुत अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। और अगर आप लोग को थोड़ा सा उसमें बोरिंग लगे तो आप लोग जो है भारतवर्ष का 10वां एपिसोड देख सकते हैं। आप लिखना भारतवर्ष एबीपी न्यूज़, आपको 10वां एपिसोड मिल जाएगा। बहुत अच्छा उसमें ग्राफिक्स है, और वो रिसेंटली बना हुआ है, मतलब कि कुछ साल पहले ही बना हुआ है। तो ये आप लोग को देख लेने हैं, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों ने ये तीनों एपिसोड देख लिए और ये मैंने जो आज पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ लिया,
एक भी क्वेश्चन आप गलत करना चाहोगे भी ना तो भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये आप देख लेना, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। आपकी इमेजिनेशन पावर, क्योंकि हिस्ट्री में इमेजिनेशन करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने कितने अच्छे से समझा है और कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मराठों का उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, ये क्वेश्चन है पूछा जाता है। पहला तो है आपका ऑप्शन महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, बिल्कुल सही है। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, हाँ बिल्कुल। मराठाओं के धर्म सुधारों का प्रभाव, हाँ बिल्कुल। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो दक्कनी सल्तनत थी वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद सही नहीं था और उनसे तो लड़ाई इनकी होती रहती थी, तो उनकी सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो 5वें नंबर पे आएगा आपका जुझारू व्यक्तित्व। तो चौथा नंबर वाला सही गलत है आपका। तो ऑप्शन में देखिए जहां पर भी आपके 4 होंगे वो सब गलत होंगे। तो ए कट गया आपका, बी कट गया और डी कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। तो देखिए कई बार अगर आपको नहीं समझ में आए ना तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना। जब भी आपसे पूछे आप जो ऑप्शन है उसमें से गलत ऑप्शन छांट लेना, उससे आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो शिवाजी थे। और शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ओके, इसके बाद चौथ क्या है आपके पास ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, या पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था, ये मैंने नहीं बताया, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आंसर इसका वैसे है बालाजी विश्वनाथ। ओके, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान करी थी। तो अंग्रेजों ने तोपें प्रदान करी थी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले हस्तांतरित करे थे। तो जो पुरंदर की संधि हुई थी राजा जयसिंह के माध्यम से, तो उसके बाद से जो है उन्होंने किले दे दिए थे। तो लगभग 35 में से 23 किले जो हैं इस संधि के माध्यम से इन्हें देने पड़े थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ के किले में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठाओं प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी, तो औरंगजेब के शासनकाल में ही हुई थी। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, रायगढ़ थी। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो उनकी माताजी जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी, तो वो शिवाजी के शासनकाल में थी। ये सब एक क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो जीवाजीराव सिंधिया ने करी थी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो अब हम लोग जो है मराठा साम्राज्य को ही पढ़ रहे हैं, तो वही आंसर इसका आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये तो पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो मराठा भू राजस्व से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1669 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने लाने के लिए भेजा था। तो वो था अफजल खां, जिसकी वाट लगा दी थी शिवाजी ने। ओके, बगनखे से। इसके बाद शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो शिवाजी आगरा के नगर में कैद थे। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, तो उसे क्या कहा जाता था, तो विदेशी मामलों की देखरेख जो है वो सुमंत करा करते थे। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान करी थी, तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान करी थी। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी, तो इसका सही आंसर है जून 1674। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इसी तरह से मैं वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। इसी तरह से हमारे चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।